हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी तल पर किसी देश, नगर या किसी स्थल की स्थिति का पता लगाने के लिए हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का अध्ययन करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। पहले अक्षांश रेखाओं से, पहले हम अक्षांश रेखाओं को और फिर हम देशांतर रेखाओं को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, पृथ्वी के जो बीचों बीच होकर जो दोस्तों ये रेखा गुजर रही है, तो दोस्तों इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। तो दोस्तों भूमध्य रेखा इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजर रही है, तो इसलिए हम इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत रेखा, और अगला नाम इसका 0 डिग्री अक्षांश, और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में तो इक्वेटर। ठीक है। और जो दोस्तों ये भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, ये हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाले भाग का नाम है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाला भाग हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इसे हम उत्तरी गोलार्ध और इसे हम दक्षिणी गोलार्ध क्यों कह रहे हैं, तो इसके लिए हमें दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि मुख्य रूप से दिशाएं कितनी होती है, तो चार दिशाएं होती है। ये हो जाएगी पूरब, और ये हो जाएगी दोस्तों पश्चिम दिशा, और ये हो जाएगी दोस्तों उत्तर दिशा, और ये हो जाएगी दक्षिण दिशा। तो दोस्तों ऊपर वाले भाग को हम क्या कह रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ऊपर जो दोस्तों दिशा है वो कौन सी है? उत्तर। और नीचे वाला कौन सा है? दक्षिण। तो इसीलिए हम इसे उत्तरी गोलार्ध कह रहे हैं और इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और साथ में दोस्तों इसका जो एक अन्य नाम है वो है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है। तो दोस्तों अब हम मुख्य अक्षांश रेखाओं को जानने वाले हैं। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो दोस्तों रेखा है, इस रेखा का जो दोस्तों नाम है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसी प्रकार से दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो रेखा है, इसका नाम है दोस्तों मकर रेखा। ये भी क्या हो जाएगी? 23.5 डिग्री। ठीक है। कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। तो दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? तो दोस्तों 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ये आपका कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर हम बात करते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये कौन से गोलार्ध में है दोस्तों? दक्षिण गोलार्ध में है। ठीक है। और अब बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तरी गोलार्ध में तो दोस्तों जो 66.5 डिग्री, तो दोस्तों अब हम उत्तरी गोलार्ध को मिटा देते हैं क्योंकि ये आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध को भी अब हम क्या कर देंगे? मिटा देंगे। ठीक है। तो दोस्तों जो ये 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो दोस्तों रेखा है, इसका नाम है दोस्तों आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। और इसी प्रकार से दोस्तों
दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री जो दोस्तों रेखा है उसका नाम है दोस्तों अंटार्कटिक। अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार से 66.5 के बाद 90 डिग्री, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, इसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। और इसी प्रकार से दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश जो रेखा है दोस्तों, इसका नाम है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी मुख्य अक्षांश रेखाएं। हम जानने वाले हैं कि अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। कटिबंध क्षेत्र या जोन। दोस्तों जो ये वाला क्षेत्र है इसे भी हम कटिबंधीय क्षेत्र या जोन, और जो ये वाला क्षेत्र है इसी प्रकार से ये वाला भी और ये वाला भी। तो अक्षांश रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम कटिबंधीय क्षेत्र या जोन कहते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जाता है कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये यहाँ 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, और उसके बाद 1 डिग्री अक्षांश, ठीक है, और उसके बाद 2 3 4 इस प्रकार से 23 23 के बाद 66 66 के बाद कितना 90 डिग्री। तो अगर हम बात करें कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है दोस्तों, जो ये वाली दूरी है, ये और ये वाली दूरी, ये दोस्तों कितनी होती है? 111 किलोमीटर। इसी प्रकार से ये भी। तो दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं की जो दोस्तों बीच की दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। अगला जो दोस्तों अक्षांश रेखाओं से प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, जैसे ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती है, घटती है या समान रहती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि विषुवत रेखा और विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो रही है? घट रही है। यहाँ पे सबसे लंबा, उसके बाद थोड़ा इसकी लंबाई कम है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, और जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव पे पहुंचे तो ये क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई क्या एक बिंदु में परिवर्तित हो गई है। और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी जब हम ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसकी लंबाई क्या हो रही है? घट रही है। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या होती है दोस्तों? घटती जाती है। और अगला दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है अक्षांश रेखाओं पर ही कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। दोस्तों अभी तक हम लंबाई की बात कर रहे थे और अभी हम बीच की दूरी, ये जिस प्रकार से ये 111 है और ये भी 111, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, घटती है या समान रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है। तो दोस्तों इसीलिए अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे
जो ये वाला बीच का क्षेत्र है, तो दोस्तों इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उष्ण का मतलब दोस्तों क्या होता है, गर्मी। और कटिबंधीय क्षेत्र हम किसे कहा जाते हैं, किसे कहते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कटिबंधीय क्षेत्र और या जोन कहते हैं। तो उष्ण इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूरे वर्ष पर लगभग सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो दोस्तों पूरे साल भर यहाँ पे क्या होती है, गर्मी होती है। तो उष्ण का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, गर्म या गर्मी वाला क्षेत्र। बात समझ में आ गई हो गई कि अगर हम बात करते हैं भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय। ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ये वाला क्षेत्र, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे जाना जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसी प्रकार से दोस्तों इसे भी शीतोष्ण, क्योंकि यहाँ ये और ये यहाँ पर लगभग सूर्य की किरणें एक समान पड़ती है, तो इसलिए इसे भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, शीत प्लस उष्ण। जहां पे शीत का मतलब ठंडा और उष्ण का मतलब गर्म, जहां पे ठंड भी है और गर्म भी है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे साल में एक बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यहाँ पे उस समय गर्मी होती है, और जब यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो यहाँ पे उस समय ठंड होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी। और ये क्यों होता है, ये हम जब पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये बात उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि कब यहाँ पे सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, कब तिरछी पड़ती है, तो ये सारी जानकारी हम उसमें जानने वाले हैं पृथ्वी की गतियों में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कि 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। और इसी प्रकार से दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। दोस्तों इसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पूरे वर्ष भर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 6 महीने की रातें और 6 महीने के दिन। तो ये बात भी हम जब हम पृथ्वी की गतियों को समझेंगे तो उसी में ये बात भी हम समझ लेंगे कि क्यों यहाँ पे 6 महीने की रातें होती है और क्यों यहाँ पे 6 महीने के दिन होते हैं और कब होते हैं। तो ये भी हम उसी में जानेंगे और समझेंगे जब हम पृथ्वी की गतियों को समझेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आइए समझते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएगी दोस्तों, 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में। और इसी प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों 90 अक्षांश रेखाएं कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में।
और अगर हम बात करते हैं दोस्तों 90 उत्तरी गोलार्ध और 90 दक्षिणी गोलार्ध, और दोस्तों जो भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश है, इसको अभी तक हमने ना तो उत्तरी गोलार्ध में गिना ना ही दक्षिणी गोलार्ध में, तो +1 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की संख्याओं की, तो ये हो जाएगी दोस्तों 181। और दोस्तों अगर परीक्षाओं में आपको 181 ऑप्शन दिया ही ना हो तो कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों वो अक्षांश रेखाओं को क्या है उसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 190 और 190 कितनी हो जाएगी? 180। लेकिन अगर आपको दोनों ही ऑप्शन दिए गए हो, 180 भी और 181 भी, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? तो दोस्तों 181 वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। क्यों? अगला दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, यदि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अक्षांश रेखा ना माना जाए, दोस्तों क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि ये क्या है, बिंदु के रूप में है। अगर हम इन्हें अक्षांश रेखा ना माने तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? इस प्रकार से भी दोस्तों एक परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि यदि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अक्षांश रेखा ना माना जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 181 से अगर हम 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि एक उत्तरी ध्रुव एक की रेखा ये हो जाएगी और एक दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, तो अगर हम इन दो को क्या करें, इसमें से माइनस करें, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है तब के लिए ये 179 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आपको ये तीनों ही ऑप्शन दिए गए हो पेपर में, 180, 181 और 179, अगर आपको ये तीनों ऑप्शन दिए गए हो तो सबसे सटीक आंसर आपका 181 वाला हो जाएगा। और अगर ये वाला ऑप्शन में ना दिया गया हो तो दोस्तों ये वाला सही हो जाएगा। और अगर पेपरों में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि यदि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अक्षांश रेखा ना माना जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों तब के लिए ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से अपना उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं को हमने समझ लिया है, तो आइए समझते हैं अब देशांतर रेखाओं को, कि देशांतर रेखाएं किसे कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त कर रही है जो दोस्तों ये रेखा है, ये पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी, ये पृथ्वी को दोस्तों क्या कर रही है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर रही जो दोस्तों ये बीचों बीच पृथ्वी के बीचों बीच रेखा है, इसे दोस्तों 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर या प्रमुख यामोत्तर या प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। तो दोस्तों जो ये पृथ्वी के बीचों बीच जो दोस्तों ये रेखा है, और ये पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही है, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को दोस्तों हम क्या कह रहे हैं या क्या कहा जाता है दोस्तों? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो ये 0 डिग्री देशांतर है या प्रमुख यामोत्तर या प्रधान यामोत्तर है, ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसीलिए इस रेखा को दोस्तों ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और जो दोस्तों ये ग्रीनविच रेखा है, ये रेखा दोस्तों इसी को हम समय रेखा या जीएमटी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों
समय की एकरूपता को बनाए रखने के लिए विश्व के सभी देशों ने ग्रीनविच को मानक समय रेखा के रूप में स्वीकारा है। तो दोस्तों जो पृथ्वी के बीचों बीच ये दिशा है 0 डिग्री देशांतर या प्रमुख यामोत्तर या प्रधान यामोत्तर है, इसी को दोस्तों मानक समय रेखा कहा जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि जो ये देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर से 180 देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध में है। तो दोस्तों इसकी टोटल जो दोस्तों संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 360। तो दोस्तों अगर आपको परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाएगी 360। अगर प्रश्न पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाएगी 360। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जो दोस्तों देशांतर रेखाओं के बीच का जो ये क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है। तो हमने इससे पहले जाना कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंधीय क्षेत्र या जोन कहते हैं। और अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों गोर। क्या कहते हैं? गोर। ठीक है। और दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, तो दोस्तों ये हो जाएगी विषुवत रेखा। इसे हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ये दोस्तों उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है। और ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, घटती है या समान रहती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो इनकी बीच की दूरी क्या हो रही है? घट रही है। देखो यहाँ पे क्या हो जा रही है? ये बिंदु में मिल जा रही है, एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, घटती है या समान रहती है, तो ये क्या होती है दोस्तों? जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसके बीच की दूरी क्या हो रही है? घटती जाती है। और अगला दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की लंबाई बढ़ती है, घटती है या समान रहती है। तो दोस्तों इनकी लंबाई क्या है? लंबाई तो समान रहती है। और जबकि जब हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी, समझी थी, तो उनकी लंबाई क्या हो रही है? ध्रुवों की ओर जाने पर घट रही है और इनकी लंबाई क्या रहती है? समान रहती है। और इससे पहले हमने जाना कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है और इनके बीच की दूरी घटती है। तो ये एक दूसरे के विपरीत भी हम कह सकते हैं। ठीक है। और अगला जो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। ठीक है। और देशांतर रेखाएं तो हमने बना ही दी है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है। जैसे ये वाला क्षेत्र हो गया,
या ये वाला क्षेत्र हो गया, इस प्रकार से ये वाला क्षेत्र हो गया, तो इसे क्या कहा जाता है? दो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जो दोस्तों बीच का क्षेत्र होता है उसे हम ग्रिड जाल, तो दोस्तों ये एक जाल सा बन रहा है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रिड जाल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में समझा, और अगले वीडियो में दोस्तों हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर ये समझने वाले हैं कि अक्षांश रेखाएं होकर गुजर रही है और कौन से महाद्वीप से होकर देशांतर, कौन सी देशांतर रेखाएं होकर गुजर रही है। और दोस्तों साथ में इसके बाद वाले वीडियो में हम पृथ्वी की गतियों को जानने वाले हैं, और पृथ्वी की गतियों को जब दोस्तों हम जानेंगे समझेंगे तो उसमें हम ऋतु परिवर्तन और पृथ्वी पर दिन और रात किस प्रकार से होता है और क्यों होता है उसको जानेंगे, और साथ में जानेंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात का छोटा बड़ा होना, जैसे आजकल गर्मी है तो गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती है, ये क्यों होता है। और गर्मी जो ऋतु परिवर्तन होती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु, ये ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है। तो इन सब को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।